बाज़ आ भी जाता है कि प्रूव दैट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये बात मुझे याद है कि ये बात ऐसे ही मैंने आप लोगों को कही थी कि ये प्रूफ जो है ये लाजमी कीजिएगा, ये आ जाता होता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये वेरिएंस को लाजमी याद रखिएगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल थी जो हमने करनी थी वो की थी। इसके बाद हम अब आगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब ये सारी बेसिक जो हमने पढ़ी हैं उनमें यानी कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए हैं, रैंडम वेरिएबल पढ़ा है, उसके बाद जो वो दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पढ़ी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उनके ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढेंगे कि हम उन प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि जिसमें हम एक फॉर्मूला लगाएं और हमें सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाए। पहले हम क्या करते थे, हम सैम्पल स्पेस बनाते थे। जब डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है ना तो हमें सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये हमारे काम को आसान कर देती हैं। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऐसा वेरिएबल जो कि काउंटेबल होगा, रैंडम वेरिएबल, उसको हम कहेंगे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और उससे रिलेटेड जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसको हम कह देंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें हमने मीन पढ़ा और वेरिएंस पढ़ा, जो कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीन और वेरिएंस। अब यहाँ पे वो हमने मेथड पढ़े थे कि हम कैसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन ले लें। वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं उसमें भी हमने वो एक रूल पढ़ लिया जी, अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें वेरिएबल का मीन या वेरिएंस कह दिया जाए तो हम क्या करें, हम समेशन अप्लाई कर दें एक्स का, और अगर वेरिएंस है तो समेशन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 पे है। ये डील करती है आपके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को जिनके आउटकम्स 2 होते हैं, जस्ट 2 आउटकम्स, यानी कि सक्सेस एंड फेलियर। फॉर एग्जांपल, जब आपने कॉइन को टॉस किया था तो आपके पास कितने आउटकम्स थे, कितने आउटकम्स थे आपके पास जब आपने कॉइन को टॉस किया था? 2 आउटकम्स होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है कोई, तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 मैम। 2 है, पास और फेल, ठीक है। अगर कोई यानी कि फर्म है वो अपनी आइटम्स को सिलेक्ट करके टेस्ट करती है कि जी कौन सी आइटम डिफेक्टिव है या कौन सी नॉन डिफेक्टिव है, तो उसके पास भी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? कितनी पॉसिबिलिटीज है उसके पास भी? उसके एक्सपेरिमेंट की भी तो 2 पॉसिबिलिटीज है ना, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। अब वो कहता है ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हों, जिसमें हम अपने आउटकम्स को क्लासिफाई कर सके, लेकिन सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स में, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ये बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट्स है। और ऐसे ट्रायल्स को जब हम इन एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करें, ज़्यादा टाइम रिपीट करें, तो ये हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट, सिंगल एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे पास 2 आउटकम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ये बर्नौली ट्रायल्स हैं। लेकिन जब उन ट्रायल्स को हम n टाइम्स, मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, जितनी टाइम्स भी हम रिपीट करें उस एक्सपेरिमेंट को, तो अगर मैं 10 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ तो ये मेरे पास बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, ठीक है। आपने बायनॉमियल एक्सपेंशन और थ्योरम्स पढ़े हुए हैं, सीरीज में पढ़े हैं बायनॉमियल एक्सटेंशन? हाँ जी मैथ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीरीज में बायनॉमियल एक्सपेंशंस नहीं पढ़ी? पढ़ी थी मैम। पढ़ी थी, भूल गए? भूल गए कि याद? यस मैम, भूल गया। वेरी गुड। 8th सेमेस्टर में आके हम सब भूल जाते हैं, फिर याद क्या रहता है मुझे ये बताएं ना पहले, क्या ना याद मैम, रहता आप है? बताएंगे तो याद आ जाएगा। मैं बताऊंगी, वेरी गुड। आप लोग नहीं मुझे कुछ बताएंगे ना कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है पीछे? सीरीज में हम बायनॉमियल एक्सपेंशंस भी पढ़ते हैं, वो आगे आप देखोगे ये यूटिलाइज करेंगे हम इसी चीज़ में। जब हमारे पास, बस ये याद रखें, जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट में 2 आउटकम्स होते हैं, ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है जो हमें उससे रिलेटेड तमाम प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे
Any experiment consists of related independent trials, each trial or experiment having two possible complementary outcomes. For example, the two possible outcomes of a trial may be head and tail, success and failure, right and wrong, alive and dead, good and defective, इन्फेक्टेड और इस तरह से एंड नॉट इन्फेक्टेड एंड सो फोर्थ। इसी तरह आप जो भी एक्सपेरिमेंट टू आउटकम से बेस करता होगा आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपके जहन में आए एग्जाम्पल। वो कहते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स then such trials are called Bernoulli trials and the experiment having n Bernoulli trials is called binomial experiment। आपके पास ऐसे आउटकम्स जिनके दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट, उसका ट्रायल जो होता है, ट्रायल होता है फर्स्ट, यानी कि आप फर्स्ट वन टाइम रिपीट यानी कि वन टाइम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास वो बर्नौली ट्रायल्स हो जाती है। जब आप उसी एक्सपेरिमेंट को एन टाइम करेंगे तो वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बन जाए। प्रॉपर्टीज हैं इन एक्सपेरिमेंट्स की, अगर वो ये वाली प्रॉपर्टीज ये तमाम होल्ड करेंगी तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को कह सकते हैं ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट इसका है कि द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज। आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट है उसकी दो कैटेगरीज से बननी चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये काम करती हूँ कि मैं डाई को थ्रो करती हूँ तो उसकी कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, 6 आउटकम्स है ना, लेकिन अगर मैं उन आउटकम्स को इवन और ओड में क्लासिफाई कर देती हूँ तो तब मेरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो भी यार क्या आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो 2 पॉसिबल आउटकम्स में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है उसको आप हमेशा स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका प्रॉपर्टी है और ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जैसे अगर हेड की फर्स्ट ट्रायल में मैंने कह दिया ना 1/2 प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी अगर मैं 100 दफा भी एक्सपेरिमेंट रिपीट करती हूँ ना तो हेड के आने का चांस 1/2 ही रहे, वो चेंज नहीं हो सकता। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, हर ट्रायल जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, हर यानी कि जो बारी में रिपीट करूंगी एक्सपेरिमेंट को वो इंडिपेंडेंट है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि वो जो ऐसे इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनका ये मतलब होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करूं तो प्रीवियस का रिजल्ट मेरे नेक्स्ट आने वाले रिजल्ट को इफेक्ट ना करे। जैसे हेड और टेल में हम कहते हैं कि अगर मेरे पास वन टाइम में हेड आ गया तो जरूरी नहीं नेक्स्ट टाइम हेड नहीं आ सकता। तो इसका यही मतलब है ना कि अगर फर्स्ट टाइम में मुझे हेड मिल गया है तो वो इफेक्ट नहीं कर रहा मेरे नेक्स्ट वाले आने वाले एक्सपेरिमेंट के आंसर को। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। वो कहता है कि यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स हो, क्या आपने एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स किया, आपने 10 कॉइन्स को लेके किया, आपने 20 कॉइन्स को लेके किया, तो इट्स मीन कि आपके पास एन फिक्स है कि आपने इतनी बार अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, वो आपको स्टेटमेंट में बता दिया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं व्हेन एक्स डिनोट्स, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट में होंगी तो वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा और उसको हम डील करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अब कहते हैं कि व्हेन एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स ऑफ अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट it is called a binomial random variable and its probability distribution is called the binomial probability distribution। अब जो x इन 4 जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करेगा वो मेरे पास बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हो जाएगा और उसकी उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं बनाऊंगी ना प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके तो उसको मैं कह दूंगी ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसके थ्रू हम अपनी तमाम प्रोबेबिलिटीज को निकाल लेते हैं बजाय हम वो वाला फॉर्मूला यूज करें n ऑफ a ओवर n ऑफ s। अब ये जितनी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे आप इनके अपने रूल्स पढ़ेंगे, अपने रूल्स मीन उनके अपना फॉर्मूला होगा। हम जस्ट ये देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट जो है या ये जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरह का गिवन है। अगर तो 2 आउटकम्स बेस्ड है तो हम बाइनोमियल पे चले जाते हैं, अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट काम है तो हाइपरज्योमेट्रिक उसको डील कर लेता है। नेक्स्ट में आप डिस्क्रीट में बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिनको पढ़ोगे, नेगेटिव बाइनोमियल, फिर ज्योमेट्रिक आ जाती है, फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो जस्ट आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना है, जहां ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन लगा के हम उसकी तमाम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है बाइनोमियल का वो आपके पास क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स के इक्वल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आपने एवेलुएट करनी है
तो वो इक्वल होगी NCX। कॉम्बिनेशन रूल हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन लगा है, C मींस कॉम्बिनेशन, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कुछ बुक्स में इसको हम ऐसे लिखा होता है नोटेशन में, और कुछ में NCX इस तरह से। ये ओवर फॉर्म में नहीं है, सिर्फ NCX है। इसको आप कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। P रेज टू द पावर x, Q रेज टू द पावर n माइनस x। अब ये आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको लर्न करेंगे तो आप जहाँ पे भी बाइनोमियल की एक्सपेरिमेंट का पता चल जाएगा, आप इसको यूज करें और प्रोबेबिलिटीज आपको मिलती जाएंगी। याद रखनी है जो इसकी रेंज है वो होती है 0 to n। n क्या है? फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट ने रिपीट होना है ये आपको ये बताएगा n। ठीक है, नेक्स्ट इसको यही लिखने का तरीका बताया है। यहाँ पे मैंने इन टर्म्स को स्पेसिफाई करके एक्सप्लेन कर दिया है कि P स्मॉल p है, ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज ऑब्टेन्ड बाय 1 माइनस p। ठीक है, इसका रिलेशन होता है P प्लस Q इक्वल होता है 1 के, और Q इक्वल है आपके पास 1 माइनस p। अगर मैं Q को इधर ही रहने दूं, P इस साइड पे ले जाऊं तो 1 माइनस p मेरे पास मिल जाएगा। तो अगर आपके पास सक्सेस की है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आप उसकी नॉन अकरेंस की निकाल सकते हैं, जैसे आप कंप्लीमेंट लॉ लगाते थे, सेम वही चीज है। उसके बाद n आपके पास क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और x आपका वेरिएबल है। इसकी याद टू पैरामीटर्स हैं। इसको बाइनोमियल थ्योरम को, सॉरी बाइनोमियल की पीडीएफ को क्लोज करने का ये तरीका होता है b इंटू एक्स, यानी कि जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वो वेरिएबल है n एंड p। जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो n की होगी, जो यहाँ पे होगी वो p की होगी। बच्चे इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जा सकता है इस रेफरेंस से, और अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि n पहले था या p पहले था। ठीक है, वो x को ही n कंसिडर कर लेते हैं, जबकि x जो है वो अपनी जगह पे है। फर्स्ट वाली x की वैल्यू, सेकेंड वाली n की वैल्यू, एंड देन p की वैल्यू। ये इसके टू पैरामीटर्स होते हैं n एंड p। अब आगे फर्दर कहता है that binomial probability distribution is the most widely used distribution in two outcome situations, was discovered by Swiss mathematician Jacob Bernoulli ने इसको किया था, इंट्रोड्यूस कराया था और डिस्कवर किया था। है यानी कि इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कहते हैं 5 fair coins are flipped। अब आपने 5 कॉइन्स को फ्लिप करना है। आपको याद है हम क्या करते थे जब 3 या 4 कॉइन्स की बात आती थी, तो हम क्या करते थे? सैंपल स्पेस बनाते थे ना, सैंपल स्पेस। यस मैम। अब मुझे बताएं 5 कॉइन्स की सैंपल स्पेस बनाना आसान? नो मैम। क्योंकि जब हम 3 की बनाते थे तो वो ट्री को रीड आउट करना तब ही हमें एक थोड़ा सा बर्डन वर्क लग रहा था, कि तब हम कहते थे कि कोई गलती ना हो जाए। जब 4 आया तब और वो चांस बढ़ गया कि कोई स्किप ना हो जाए, हमसे कोई गलत ना लिखा जाए। जब 5 कॉइन्स आएंगे तो आप देखो कि 5 टाइम्स उसकी ब्रांचेस बनेंगी, तो वो कितना टफ काम हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता चल जाता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट 2 आउटकम्स बेस्ड है, और यहाँ से पता चला ना कॉइन एक्सपेरिमेंट है, इसके 2 आउटकम्स है, हेड और टेल। ये तो एक बात पता चल गई कि हेड और टेल 2 आउटकम एक्सपेरिमेंट हमारे पास है कि आपने ये परफॉर्म करना है। कितने टाइम्स करना है? 5 फेयर कॉइन्स है आपके पास। ठीक है, 5 कॉइन्स है, इट्स मीन आप एक कॉइन को 5 टाइम कर रहे हो, या आप एट अ टाइम 5 कॉइन्स को कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास n जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो आपके पास क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब वो कहता क्या है? वो कहता है इफ द आउटकम्स आर अज्यूम्ड इंडिपेंडेंट। आपके पास जो आउटकम्स हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बात भी आपको श्योर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी उसकी याद करें कि उसने कहा था कि जो आउटकम्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फर्स्ट में आपको पता चल गया ट्रायल फिक्स्ड है, 5 आपको बता दिए, आउटकम्स 2 है, सेकंड वाली भी प्रूव हो गई। थर्ड वन वो कहता है कि आपके पास इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, ये भी प्रूव हो गई। अब कॉइन्स में हेड और टेल के आने का चांस क्या होता है? एक सिंगल कॉइन में हेड और टेल के आने का चांस क्या होता है? मैं 1/2। 1/2। एक
अच्छा, यहाँ पे आपके पास कॉइन के जो आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल, हेड के आने का चांस क्या होता है 1/2, और इसी तरह टेल के आने का चांस क्या होता है 1/2। अब आप ये देखें, अब फिक्स उसने कहा था कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है ना, फर्स्ट में उसने कहा था जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए आपकी। कांस्टेंट मीन वो चेंज ना हो, यानी कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम हेड को टॉस किया तो उसके पास आने का उतना ही चांस हो, जब मैं नेक्स्ट टाइम हेड ये कॉइन को टॉस करूं तो उसके पास भी उतना ही चांस हो हेड के आने का। ठीक है, तो आपके पास 1/2 रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट योर एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जब आप बात करते हैं इसको फर्दर प्रोसीड करने की, तो आपने यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी करूँ तो मैंने आपको बताया ये काम जो है वो बर्डनाइज्ड वर्क है। ठीक है, बर्डनाइज्ड मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा कि मैं 5 की ट्री बनाऊँ, उसको रीड आउट करूँ, सैम्पल स्पेस बनाऊँ, फिर अपना एक्स वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो मैं उससे शॉर्टकट मेथड मुझे पता चल गया कि अगर 2 आउटकम्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिन जिन चीज़ों को देखना है वो मैंने देख लिया कि ये तो फिर बाइनोमियल को अप्रोच कर सकता है। अब यहाँ पे आपने बाइनोमियल के पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारा काम जो है वो और आसान हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास n जो है वो 5 है, क्योंकि 5 कॉइन्स आपने टॉस किए हैं। उसके बाद p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि आपका इंटरेस्ट किस में है, नंबर ऑफ हेड्स में। तो आप अपने जहन में बैठा लें ये बात कि जब आपके पास 2 आउटकम्स हैं और हेड और टेल के आने के चांस आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास p जो है वो 1/2 है। ठीक है, और Q आप कैसे निकालेंगे, 1 माइनस p करेंगे तो आपके पास 1/2। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो वो आपको पता होती है कि 1/2 होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे वो अभी से पूछिए, कोई हाँ में हाँ ना मिलाएं। आप लोगों को सीखना है तो वो सीखें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ तक में कोई बात है पूछनी तो वो पूछिए, फिर हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। चलिए, तो कहते हैं लेट। अब यहाँ पे हमने अपना इंट्रोड्यूस कराना है वेरिएबल, जिसको हमने कहा था रैंडम वेरिएबल की बात हम करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कराया कि ये शो करता है नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, आपके पास x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है अब हमें ये डिसाइड करना है। हमने अपने बाइनोमियल के PDF में पढ़ा, अभी इस चीज़ को गौर से समझना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं इस चीज़ पे कि उनको वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करना आता। अब आपने याद रखना है कि जो x का स्टार्ट है वो आपका 0 से होगा। ठीक है, जो x का स्टार्ट है वो हमेशा कहाँ से होना है, 0 से, और n तक जाना है। अब यहाँ पे आपका n क्या था, आपका क्या है 5। तो आपका जो x है वो कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5 तक। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 to 1 0 to 5, पहले हम क्या करते थे, अपनी ट्री डायग्राम बनाते थे, उस पर मैंने आपको कहा था सैम्पल स्पेस लिस्ट अप करें और फिर आप देखेंगे x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। अब आप देखो उस बर्डन से भी बच गए हो। आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट 0 से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ तक लेके जा रहे हो, अपने n तक, जितनी ट्रायल जिसने कहती है वहां तक आप लेके जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको इजी है ना, बजाय कि आप सैम्पल स्पेस लो उसमें से एच को ऑब्जर्व करो कि एच 0 टाइम है, 1 टाइम है, 2 टाइम है, वो सारा काम जो है, वो सारा बर्डनाइज्ड वर्क जो है वो आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें फिर क्या कहता है, by using binomial probability function we can obtain the respective probabilities। PDF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिखना है इस तरह से। उसके बाद आपने इसमें स्पेसिफाई कर देना है कि n क्या है, p क्या है, q क्या है। x को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x ने वेरी करना है, x एक वेरिएबल है जो वेरी करेगा। तो आपने क्या करना है, 5cx 1/2, p की जो वैल्यू थी वो 1/2 थी, q की वैल्यू 1/2 थी, 5n था आपके पास और x एज इट इज आ जाएगा। और x को आप बता देंगे कि x की जो वैल्यूज हैं वो 0 to 5 हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बारी बारी x for 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी फंक्शन में जो आपने ऊपर बनाया ये फंक्शन। अब आपके पास ये एक फंक्शन जर्नल फंक्शन आ गया। अब x 0 के लिए, 1 के लिए, 2 3 4 5 इसी फंक्शन में आप x की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे और आपके पास प्रोबेबिलिटीज आती हैं। ठीक है, हो जाएगा।
ये हो Yes, जाएगा ma'am. कि नहीं? ठीक है, हो अच्छा जाएगा। चलिए ma'am. कोशिश इसको 8 के लिए करके देखिएगा, जो 8 आपके पास जब हेड यानी कि पॉइंट्स हो उसके लिए करके देखिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो Okay, कि ma'am. हम कितने बड़े बर्डन से बचते हैं, क्योंकि डिवाइजर में यहाँ पे अभी 32 है आपके पास, लेकिन जब आप वो करोगे 2 रेज़ टू द पावर 8 करोगे, मतलब आपके पास अगर 8 कॉइन्स आ जाते हैं तो तब ये उस काम को कितना आसान कर देगा। ठीक है, बजाय हम सैम्पल सेट्स बनाएं, उसमें हेड और टेल की वैल्यूज देखें, ऑब्जर्व करेंगे किसमें कितनों पे इतना हेड आ रहा था, कितनी दफ़ा आ रहा था, तो हमने क्या किया, एक डायरेक्ट जर्नल रूल यूज़ किया बाइनोमियल का, और हमें हमारी प्रोबेबिलिटीज़ मिल गई। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है ना, अब आपने वो फाइल नहीं ओपन की, इससे रिलेटेड ना 4 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, वो आप लोगों ने ना मतलब एक्सरसाइज बनाई है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपने मुझे लगता है 2 3 और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट की पढ़ी है, तो वो आप लोगों के लिए होगा काम कि इससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज कर लें, आप लोग साथ साथ करें डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड एक्सरसाइजेस, ताकि आप लोगों को आसानी से हो जाए। ठीक है, ये है नेक्स्ट एग्जांपल इसकी आपकी बुक की, वो कहता है इट इज नोन दैट स्क्रूज प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन कंपनी विल बी डिफेक्टिव विद प्रोबेबिलिटी 0.01। अब साथ साथ इंफॉर्मेशन लिखता है, अब ये ओपन हो जाए ताकि मैं इसको साथ साथ लिख सकूँ। ये मैंने मैनुअली नहीं सॉल्व किया था खुद से, मैंने कहा कुछ आप लोग भी करें, मैं इसको ऐसे ही समझा देती हूँ। एक्सरसाइज मैंने बना दी हुई आप लोगों की, 4 to 5 क्वेश्चन है उसमें, उनको भी इसी पैटर्न पे सेम आपने करना है, पी को लिखना है, क्यू लिखना है, एन लिखना है, और जस्ट वो रूल लगाना है और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, पर मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा, पढ़ी है ये Yes, डिस्ट्रीब्यूशन ma'am. स्टैट्स, Yes, कितनी ma'am. अच्छी बात, Yes, ma'am. और कितने सुकून से सुन मैम रहे हैं सारे। जी जी मैम मुझे जी आपसे बात करनी थी। मैम रैंडम वेरिएबल की जो आपने हमें एक्सरसाइज दी थी ना, हम्म उसके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 उसमें मसला हम्म। है, और सिर्फ मुझे नहीं, क्लास में काफी स्टूडेंट्स को है। मुझे आप मेंशन कर देना सवेरा वो करके ना, क्लास कौन है, अतिका बोल रही हैं? अतिका। जी अच्छा जी। अच्छा, आतिका आप मुझे उसमें टीम की चैट में ना वो क्वेश्चन विद पिक्चर सेंड कर देना, जी ठीक जी। है, हम फिर उनके ओके। सॉल्यूशंस ओके भेज। मैम। अच्छा जी, ओके मैम। यहाँ पे अच्छा कितने शरीफ बन के सुन रहे हैं कि मैम हमने ये किया हुआ है, फिर तो मैं इसको ऐसे ही बता ही देती हूँ। ठीक है, यहीं पे पढ़ दूँ फिर बस। यहाँ पे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी गिवन है, आपने पी लिखा, आपके पास 0.01 है। अब पी भी तब बनेगा जब मुझे पता चल जाएगा उसका कंसर्न किस चीज के अंदर है, कि डिफेक्टिव में है या नॉन डिफेक्टिव में है। अभी मैं जस्ट इसको पी लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी। कहता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर द कंपनी सेल्स द स्क्रू इन पैकेजेस ऑफ 10 के पैकेज बनाता है वो, इन ऑफर्स अ मनी बैक गारंटी दैट एट मोस्ट वन ऑफ द 10 स्क्रूज इज डिफेक्टिव। वो कहता है कि अगर एक से ज्यादा स्क्रूज जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं तो वो मनी बैक गारंटी देता है इस चीज की। What proportion of the packages sold must the company replace? ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी गिवन है, एन आपके पास क्या बन गया 10। ठीक है, अब एट मोस्ट वन का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो उसको रिप्लेस करेगा। अब एक से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। तो आप बताओ कि x इज ग्रेटर देन 1 में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज आएंगी? मैम 2 से अप टू 10 तक। 2 से 10 तक ही आएंगी, लेकिन आपको मैं आप याद करो कि कंप्लीमेंट लॉ पढ़ा हुआ है। यस मैम। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट रूल लगा लेंगे हम। वेरी गुड, यहाँ पे कंप्लीमेंट रूल अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। यस मैम। उस कम्प्लीमेंट यस रूल मैम। को अप्लाई करके आप इजीली इनको एवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है। यस अच्छा मैम। जी, अब कोई थोड़ा सा न्यू सा काम करते हैं, वो ये है कि हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, जो कि पहले पढ़ी हैं लेकिन आई थिंक उनके प्रूव नहीं किए वो। प्रूव किए थे कि मीन इसके इक्वल होता है, वेरिएंस इसके इक्वल होता है, तो कैसे इक्वल होता है? प्रूफ नहीं ना किए। मैम प्रॉपर्टीज हमने उसकी की है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की, एक्सपेक्टेड वैल्यू की, नहीं, और जो उसी के आपने पहले ये स्टैट्स का कोर्स पढ़ा है, जब स्टैट्स का यस कोर्स नो आपने मैम। मैम, पढ़ा था, इसके प्रूफ नहीं किए हुए। प्रूफ्स प्रूफ नहीं ना प्रूफ्स किए? नहीं पढ़े हमने। नो मैम। कुछ तो नहीं याद करें। अब मुझे पता चल गया है कि डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन सी पढ़ी थी। पाइथन भी पढ़ी थी, नेगेटिव भी नो पढ़ी है, मैम। और नो क्या नो मैम। मैम, बस इसी की पढ़ी। हाँ मैम बस हमने हमें इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक किया। मैम इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक में बस यही पढ़ी थी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, मैंने तो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है बाइनोमियल, फिर पढ़ाई है पाइथन, पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कोर्स, तो मैंने भी पढ़ाया। मैम और इसमें आपने नॉर्मल मैंने ना पढ़ाया। नहीं जी, कोर्स हमने आउटलाइन आपसे नहीं एक ही पढ़ा। होती है। कोर्स आउटलाइन एक ही होती है। अच्छा जी नहीं मैम, चलिए, सच में हमने नहीं पढ़ा। रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मीन पे आते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कि मीन जो होता है इसका एनपी के इक्वल होता है। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, वो कैसे हम करेंगे? हमें पता है, अभी हमें लास्ट चैप्टर में पढ़ा है रैंडम वेरिएबल वाले में, कि जो एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी वेरिएबल की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स म्यू के इक्वल होती है, ठीक है। और इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं डिस्क्रीट केस में, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स में। ये चीज़ तो आप कंफर्म है ना? इस यस केस में मैम। आपके पास क्या होता है, इस केस में आपके पास पी ऑफ एक्स बाइनोमियल का पीडीएफ होगा, ठीक है। आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसकी जगह पे, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज आ रही है, समेशन एक्स वैसे ही आ रहा है, ठीक है। वहां से आप इसकी रेंज उठाओगे कि ये 0 to n है, तो आप x इज इक्वल टू 0 to n पे ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन को खोलना शुरू करेंगे, इस सम नोटेशन को खोलेंगे। पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, फिर 1 करेंगे इसी एक्सप्रेशन में, यहाँ से यहाँ तक में, फिर 2 करेंगे एंड सो ऑन n तक आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप कर लेंगे, जैसे nc 0 1 होता है, लेकिन 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। यहाँ पे NCN जैसे 2C2 करोगे ना कैलकुलेटर पे, तो वो आपको आंसर देता है 1। कॉम्बिनेशन में अगर दोनों को इक्वल हो नंबर्स, तो वो आपके पास 1 आंसर देते हैं। तो ये NCN 1 हो गया। तो यहाँ पे n एज इट इज p रेज टू द पावर n और q रेज टू द पावर n माइनस n, भी कैंसिल आउट हो गया, तो नॉट बन जाए, और जिसकी नॉट होती है पावर में, तो वो क्या हो जाता है, 1 के इक्वलेंट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, NP को कॉमन ले लेना है। NP जब कॉमन आता है, NCN का NC1 का मतलब है n फैक्टोरियल, सॉरी हमने पढ़ा था n, मैं इन जर्नल बताती हूँ। NCR को मैंने आपको कहा था कि ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n इंटू माइनस एन r, माइनस। ठीक है। ये इसके इक्वलेंट होता है। अब यहाँ पे r कुछ भी हो, मैं इस रूल को यूज करके उसको ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। अब अगर NC1 करना हो, NC1 करना हो, तो मेरे पास क्या आएगा, चेक करें जरा, n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूँगी, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए क्या करने लगी हूँ, कि मैं इस ऊपर वाले फैक्टोरियल को एक टर्म ओपन कर ली। फैक्टोरियल्स ओपन करने आते हैं? हाँ जी, मैम। मैथ्स वालों, यस मैम। यस। इतने तो आते आने यस हैं। चाहिए। मैम। सबको 54 स्टूडेंट्स को कहना चाहिए यस मैम फैक्टोरियल हमें नहीं आना, तो किसको आना? और ऐसे होता है जैसे सारे बस मुझे सुन भी नहीं रहे, बस ऑन करके गए हुए, कहीं गायब हो गए। इसको मैं 1 टर्म तक खोल देती हूँ, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ n फैक्टोरियल की जगह, क्योंकि मेरे पास क्या है, बच जाएगा बस एन। एन। n बच जाएगा, ठीक है। क्लास में सिर्फ 2 बच्चे पढ़ने आए हैं, एक सवेरा और एक आतिका, और यही मुझसे क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा, कोई बाकी सब बच्चे ऐसे हैं जैसे बस हम
चुप करके हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जस्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा n। ये मैंने फर्स्ट टर्म में बतानी थी, बाकी टर्म ये बच्चे खुद ही करेंगे। फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या आ जाएगा n p q n माइनस वन। सेकेंड में आपके पास n इंटू एन माइनस टू, जब इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो फिर दोबारा एक टर्म बनेगी एंड सो ऑन, ये आपके पास एक्सपेंशन यहाँ तक बन जाएगी। उसके बाद जब आप एन पी इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो आप देखो यहाँ से एन पी यहाँ से तो इजीली आ गया, यहाँ से आएगा तो एन माइनस क्यू वन रह जाएगा, वन क्यू रेज टू द पावर एन माइनस वन रह जाएगा। जब यहाँ से वन टर्म कॉमन लेंगे तो आपके पास पीछे n ऊपर वाले में से माइनस वन रह जाएगी टर्म, और नीचे टू में से वन आपने कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ पे प्रोसीड करते जाओगे तो एक एक टर्म कम होती जाएगी, जो ऊपर भी और नीचे भी आपको शो होगी। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका बन जाता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। किस तरह से कि जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को क्लोज करते हैं ना तो वो आपके पास बनती है q प्लस p, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो प्लस जो लास्ट टर्म होती है वो, और उस दोनों की पावर चूंकि सेम होती है तो वो आपकी एक्सपेंशन की पावर बन जाती है। ठीक है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको निकाल के देखना अपने नोट्स में से, और मे बी यहाँ पे x की कोई नोटेशन हो या a प्लस बी लेते हो आप लोग, तो यहाँ पे वो a और b वाली तो बात नहीं है, यहाँ पे q वेरिएबल बस चेंज हुआ है कि यहाँ पे उसकी नोटेशन q है और यहाँ पे p है। ठीक है, मैम n यहाँ n कैसे कॉमन आया है? मैम n तो हमारे पास था ना NC1 NC2, तो वो कैसे कॉमन है? ये अभी मैंने एक टर्म खोली ना, फर्स्ट वाली में क्या आया n, इसी तरह NC2 करोगे ना तब भी आप देखना कि यहाँ पे जो टर्म बनेगी उसके साथ n आता होगा। बात समझ आ रही है कि जब आप इस टर्म को खोलते जाओगे ना, NC1 वाले को खोला है तो आपके पास सिर्फ क्या आया n, NC2 इसी फॉर्मूले में NC2 करके देखना और n को कॉमन लेना, फिर बाद में हम उसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं n फैक्टोरियल अटेंडेंस मार्क कर लूँ पहले, n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे पता है क्या करना है मैंने, मुझे इस डिवाइजर को खत्म करना है, तो मैं इस टर्म को कहाँ तक खोलूंगी, पहले भी तो मैंने इस डिवाइजर को खत्म करना था, तो मैं इसको n माइनस 2 तक, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा n इंटू n माइनस वन और 2 का फैक्टोरियल। ऊपर फैक्टोरियल नहीं आएगा, अब नीचे आएगा 2 का फैक्टोरियल। यस मैम। तो ये बात हुई है कि बाद में फिर मैं n कॉमन ले लूंगी तो दोबारा ये n माइनस वन इंटू टू वन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा ना आपके पास। जब यहाँ पे इसको ओपन करोगे ना तो वो जो 2 डिवाइजर में होगा वो बाद में इसमें क्लोज हो जाता है। ठीक है, जब NP आप कॉमन ले रहे हैं साथ साथ, जब इसको खोल के एक दो को खोल के देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलता है, नहीं पता चलेगा फिर मुझे बताना। उसके बाद q प्लस p आपके पास आपने पहले ही पढ़ा है कि वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो 1 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करें कोई भी टर्म तो आपके पास वही आती है NP इज इक्वल टू म्यू, ये आपके पास प्रूफ हो गया। उसके बाद जो आपका है वेरिएंस का प्रूफ, वेरिएंस के प्रूफ के लिए आपने जो पढ़ा है, आपने पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर के। इस चीज को मैं ओपन कर सकती हूँ इस चीज में, मैंने आपको कहा था ना ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने खोल के रेफरेंस भी दिया, ये वाला, ये हमने चीजें इसीलिए सीखी हैं कि आगे हम इनको यूटिलाइज कर सकें। ये चीज कैसे आई यहाँ से, ये चीज कैसे आई वो आपको वो प्रूफ बताएगा, और ये चीज वो कहता है कि बाइनोमियल में NPQ के इक्वल होती है। अब इसको क्या करना, आपने इस एक्सप्रेशन को लिया, इसमें इस चीज की वैल्यू तो आपको पता है, पिछले वाले पार्ट में निकाल लिया। अब इस चीज की वैल्यू को एवेलुएट करना है, मैंने इस एक्सप्रेशन को खोला है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, पावर्स का स्क्वायर हो जाता है, तो इस वजह से आप कह लो कि मैंने उस चीज़ को क्या किया है, स्प्लिट आउट किया है 2 फैक्टर्स में, एक ये मेरा फैक्टर बना और एक ये। अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँ तो मेरे पास अगेन ये बन जाती है टर्म, इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपने इस चीज़ को, ये इसका आंसर पता है ना NP है, लास्ट पिछले वाले पार्ट में हमने निकाल लिया। इस चीज़ को सॉल्व करना है तो मेरे पास ये चीज़ इस तरह से खुलती है बाय यूजिंग द एक्सपेक्टेशन रूल। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रूल को यूज़ करते हुए चीज़ इस तरह खुलती है, p ऑफ x में बाइनोमियल का एक्सप्रेशन लगा दें,
एक्सप्रेशन लगाने के बाद आपने इन टर्म्स को कहाँ तक खोलना है, यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपने कितनी टर्म्स ओपन करनी है। x इंटू एक्स माइनस वन है ना, तो आपके पास n की टर्म यहाँ पे डिवाइजर में x फैक्टोरियल है, तो मैं x फैक्टोरियल को उतना ही ओपन करूंगी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, इसी तरह n को भी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि n भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, वेरिएशन x की है। यहाँ पे जो चीज आएगी आपने उसमें से कॉमन ले लेना है, n इंटू n माइनस वन पी स्क्वायर, और समेशन x इज इक्वल टू टू रेज टू x जो है वो वेरिएशन ले रहा है 2 टू n की। यहाँ पे अब आपने कंसिडर करना है इस टर्म को, पहले इस टर्म को आपने कहना है कि ये मेरे पास n माइनस एक्स फैक्टोरियल जो है वो इक्वल होता है n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। अब आप इसको दोबारा से सॉल्व करो तो देखोगे कि n माइनस एक्स बनता है, यहाँ का माइनस टू यहाँ के प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा और दोबारा आपके पास एक्सप्रेशन n माइनस एक्स का आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लेट करोगे कि n माइनस टू आपके पास m है, किस तरह पता चलेगा मैंने किस किस को लेट करना है, यहाँ से पता चलेगा। जो एक पूरी पूरी टर्म है आप उसको क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो। लेट करना है, n है तो m लेट कर लें, x है वेरिएबल है तो y लेट कर लें, ठीक है। उसके बाद चूंकि लिमिट भी मैंने देखनी है, उसकी वेरिएशन भी देखनी है कि समेशन कहाँ से कहाँ तक था, ये x का समेशन था। अब चूंकि y में इसको कन्वर्ट करना है, तो जैसे हम लिमिट्स में आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, डेरिवेटिव लेते हुए और इंटीग्रल लेते हुए, जब लिमिट्स हम चेंज करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उसकी जो न्यू वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उसकी लिमिट क्या बनती है। ये मैथमेटिक्स के रूल हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपके पास आपने लेट किया, आपने चेक किया कि जब x मेरे पास 2 था तो y क्या वेरिएशन ले रहा है, जब x मेरे पास n है तो y क्या वेरिएशन ले रहा है, जो कि n माइनस टू है विच इज इक्वल टू m। आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप बाइनोमियल के पीडीएफ में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा। इसको जब आपको पता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल होती है 1 के, ये हमने पहला रूल पढ़ा था डिस्क्रीट में कि तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है वो इक्वल होना चाहिए 1 के, तो आपके पास 1 के इक्वल है। अच्छा जी, और n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर इक्वल है n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर के, इसके इक्वल आ जाएगा। आपने इस चीज़ की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पहले पुट करना है, फिर आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 में पुट करना है। यहाँ पे मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया कि आपने क्या करना है। क्वेश्चन 1 में पुट किया, आपके पास वैल्यूज आ गई, सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा।